नमस्कार बच्चों, मैं हूं अमित ठाकुर और आज हम अपनी कक्षा 12 के पाठ विद्रोही और राज के अगले खंड पर बातचीत करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। आज हम इस पाठ का जो दूसरा खंड है, अवध में विद्रोह यानी कि अवध इन रिवॉल्ट, उस पर बात करेंगे। तो आपको तो पता है कि जो हमारा 1857 का विद्रोह था वो भारत के काफ़ी बड़े क्षेत्र में फैला था। उसमें दिल्ली, मेरठ, कानपुर, मध्य भारत, झांसी, ग्वालियर, बिहार, ये सब शामिल थे। तो फिर हम बाकी जगहों के बारे में ना पढ़कर केवल अवध के बारे में क्यों पढ़ना चाहते हैं? इसका कारण ये है बच्चों कि अवध में विद्रोह की प्रकृति बाकी जगहों की प्रकृति से थोड़ी सी भिन्न थी। यहाँ पर जो विद्रोह हुआ वो पॉपुलर रेसिस्टेंस यानी कि जन विद्रोह के रूप में दिखाई देता है। यहाँ पर सबसे लंबे समय तक अवध में ही विद्रोह चला और जनता के सभी वर्ग, समाज के सभी वर्गों ने मिलकर इस विद्रोह में भूमिका निभाई और इस वजह से ये विद्रोह यहाँ सबसे लंबे समय तक चला और ये एक जन विद्रोह यानी पॉपुलर रेजिस्टेंस बनकर सामने आता है। तो इसलिए हम विशेष रूप से अवध के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। अब सबसे पहली बात जो है कि इस खंड में हमारी योजना क्या होगी पढ़ाई की। तो इस खंड में हम 3 बातों पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। सबसे पहला ये कि जो अवध है वो जो अवध में अंग्रेज सरकार की दिलचस्पी इतनी क्यों थी उसे हड़पने के लिए, और वो क्या क्या चालें चल रहे थे अवध को हड़पने के लिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो हमें इसके बारे में पढ़नी है वो ये कि जब अवध के नवाब वाजिद अली शाह को निर्वसित करके कलकत्ता भेज दिया गया, उनको हटा दिया गया अपने पद से और अंग्रेज़ों ने अवध को अपना अधिग्रहण कर लिया, तो अवध के आम लोग नवाब के हटाए जाने से कितने पीड़ित थे, कितने दुखी थे, इस पर चर्चा करेंगे। और तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये कि फरंगी राज यानी कि अंग्रेजी राज के अवध में आ जाने से किस प्रकार से अवध के लोगों की दुनिया ही बदल गई, और उसमें हम ये देखेंगे कि ताल्लुकदारों, किसानों और सिपाहियों को अंग्रेजी राज के आने से क्या कष्ट हुआ, क्या तकलीफ हुई, और जिससे असंतुष्ट होकर, जिससे क्रोधित होकर वो अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर बैठे। तो इन 3 बातों पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम 2 छोटी छोटी बातों को समझ लें। एक तो अवध क्या है? अवध पूर्वी उत्तर प्रदेश का वो क्षेत्र है, लखनऊ और उसके आसपास का क्षेत्र, उसको हम अवध कहते हैं। और अवध में जो भाषा चलती है अवधी चलती है, और अवधी वो भाषा है जिसमें तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की है। और दूसरी बात, फरंगी कौन होते हैं? फरंगी वास्तव में फारसी भाषा का शब्द है जो फ्रैंक से शब्द से निकला है और जिसके आधार पर फ्रांस का नाम पड़ा है। ये फरंगी शब्द का प्रयोग भारतीय लोग अंग्रेजों के लिए करते थे उपहासात्मक दृष्टि से, और कई बार घृणा को अपने दिखाने के लिए फरंगी शब्द का प्रयोग करते थे। तो अब हम शुरू करते हैं अपनी बात। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अवध इन रिवॉल्ट में जो पहला भाग है वो है कि आखिर अंग्रेजों ने क्या क्या नीतियां अपनाई जिससे कि वो अवध पर कब्जा कर लें, और अवध उनके लिए महत्वपूर्ण क्यों था। तो इस खंड की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी के एक प्रसिद्ध कथन से होती है जिसमें उन्होंने कहा था, अ चेरी दैट विल ड्रॉप इनटू आवर माउथ वन डे। ये लॉर्ड डलहौजी का कथन है। इसका मतलब है कि ये गिलास फल, चेरी को हिंदी में कहते हैं गिलास फल, ये गिलास फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा। तो इसका मतलब
बहुत दिनों से अंग्रेज़ों की जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सरकार थी उसकी नज़र थी कि किसी तरह से अवध को हड़प लिया जाए। तो अवध की जो 1856 में वहाँ के नवाब वाजिद अली शाह को अपदस्थ करके उनके पद से हटाकर कंपनी के राज में मिला लिया गया, लेकिन उससे बहुत पहले से ही ये सब तैयारी हो रही थी अवध को हड़पने के लिए। जैसे हम 1801 में देखते हैं कि अवध पर एक सहायक संधि यानी सब्सिडरी अलायंस थोप दिया गया। सब्सिडरी अलायंस लॉर्ड वेलेस्ली की योजना थी और इसके अंतर्गत क्या होता था कि किसी देसी रियासत के राजा को इस बात का समझौता करने के लिए मजबूर किया जाता था कि वो अपनी खुद की सेना तो भंग कर दे और कंपनी की सेना को अपने राज्य में नियुक्त करे उस रियासत की रक्षा करने के लिए, और उस कंपनी की सेना का खर्चा वो रियासत यानी वो राजा, भारतीय राजा उठाएगा, कंपनी नहीं उठाएगी। और इसके अलावा उस राजा के दरबार में एक ब्रिटिश रेजिडेंट जो कि गवर्नर जनरल का प्रतिनिधि होता था वो रहेगा और भारतीय शासक को उसी से पूछ पूछ कर अपना सारा राजकाज करना पड़ेगा। और इसके अलावा उस पर यह भी प्रतिबंध था कि वो अपनी मर्जी से किसी दूसरे राज्य के साथ कोई संधि, कोई संबंध नहीं बनाएगा और ना ही अंग्रेजों की इच्छा के बिना किसी से कोई युद्ध करेगा। तो एक तरह से वो पूरी तरह से अंग्रेजों के कठपुतली बन जाता था वो नवाब या वो राजा जो ये सब्सिडरी अलायंस करता था। तो 1801 में अवध पर यह सब्सिडरी अलायंस यानी कि सहायक संधि थोप दी गई और नवाब उनकी बात मानता रहा। ऐसा होने से क्या हुआ? ऐसा होने से ये हुआ कि अब नवाब, जो अवध का नवाब था, वो अपने राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी अंग्रेजों पर निर्भर हो गया और अब वो जो विद्रोही मुखिया और ताल्लुकदार थे उनके विद्रोह को दबाने में भी असमर्थ हो गया। यानी एक तरह से बिल्कुल वो लुंज पुंज शक्तिहीन बनता चला गया। लेकिन उसके बावजूद भी वो अंग्रेजों से कोई शिकायत नहीं कर रहा था और चुपचाप अपना राज चला रहा था अंग्रेजों के अधीन रहकर भी। लेकिन अंग्रेजों को इससे भी संतुष्टि नहीं मिल रही थी। वो तो पूरी तरह से अवध को अपने नियंत्रण में ही लेना चाहते थे। तो सवाल यह है कि आखिर अवध में ऐसा क्या था जिसकी वजह से हमारे जो अंग्रेज थे वो चाहते थे कि अवध पर उनका पूरी तरह से सीधा नियंत्रण हो जाए। तो अवध की ज़मीन बहुत उपजाऊ थी और कंपनी को लगता था कि वहाँ पर नील यानी इंडिगो और कपास यानी कॉटन की खेती बहुत अच्छी होगी, तो इसलिए इस पर कब्जा करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा वो अवध को उत्तर भारत का एक बहुत बड़े बाजार के रूप में विकसित करना चाहते थे, इसलिए भी वो अवध को अपने कंट्रोल में लेना चाहते थे। आपको पता है कि भारत में अंग्रेजी राज की स्थापना सन 1757 में 23 जून 1757 में प्लासी के युद्ध से शुरू हुई थी, जहां पर उन्होंने बंगाल के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया था। तो अब हम आ रहे हैं 1856 पर, यानी लगभग 100 साल हो रहे हैं। तो इन 100 सालों में अंग्रेजों ने भारत के कई सारे हिस्सों पर कब्जा कर लिया था। 1856 के आते आते अंग्रेजों कब्जे में मराठा भूमि भी आ गई थी, बंगाल भी आ गया था, कर्नाटक भी आ गया था, पंजाब भी आ गया था, दोआब भी आ गया था और अब उनकी नज़र थी इस अवध पर, ताकि इसको भी अपने अधिग्रहण में कर लें, अपने कब्जे में कर लें, तो इससे उनका भारत का जो एक बड़े हिस्से को अधिग्रहण करने का सपना है वो पूरा हो जाए। तो इस तरह से आपने देखा कि अंग्रेजों ने अवध को शुरू से ही हड़पने की नीति बना रखी थी और उसी के अनुसार वो काम कर रहे थे और ऐसा उन्होंने 1856 में कर भी दिया, जब उन्होंने जो अवध का नवाब थे वाजिद अली शाह, उनको ये बहाना बनाकर, ये आरोप लगाकर कि आप सही ढंग से शासन नहीं चला पा रहे और आप अपनी जनता में बहुत अलोकप्रिय हैं, आपको जनता पसंद नहीं करती है और आपका शासन बहुत खराब चल रहा है, ये आरोप लगाकर उन्होंने नवाब को उसके पद से हटा दिया और उसको कलकत्ता भेज दिया।
अब इस खंड का दूसरा उपभाग शुरू होता है, जिसका शीर्षक आपकी किताब में दे रखा है, देह से जान जा चुकी थी, यानी कि द लाइफ वॉज गॉन आउट ऑफ द बॉडी। ये क्यों कहा गया? ये इसलिए कहा गया कि जो नवाब वाजिद अली शाह थे वो एक तरह से अवध की जान थे, और जब उनको उनके पद से हटाकर अवध से निकालकर कलकत्ता भेज दिया गया तो वहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा दुख हुआ। और इसी बात को अभिव्यक्त करने के लिए एक शायर ने, एक कवि ने ये कहा कि जब वाजिद अली शाह को अवध से हटाकर कलकत्ता भेजा गया है तो ये ऐसा है जैसे कि जो अवध एक पूरा शरीर था, उसकी जीवन, उसकी आत्मा, उसकी जान निकल गई है और अब केवल उसका शरीर, उसकी लाश ही बची है। इसीलिए इस टॉपिक का नाम है द लाइफ वॉज गॉन आउट ऑफ द बॉडी, यानी देह से जान जा चुकी थी। उन्होंने तो ये आरोप लगाया था अंग्रेजों ने कि वाजिद अली शाह अनपॉपुलर हैं, अलोकप्रिय हैं, जनता उन्हें पसंद नहीं करती है, वो ठीक से शासन नहीं चलाते हैं, इसलिए हम इनको हटाकर यहाँ का शासन सीधा अपने हाथों में ले रहे हैं ताकि जनता को अच्छा शासन मिल सके। लेकिन ऐसी बात थी नहीं। वाजिद अली शाह को अवध के लोग बहुत प्यार करते थे और उनके साथ जब इस तरह का दुर्व्यवहार हुआ तो बहुत सारे लोगों को दुख हुआ। उन्हें दिल से चाहते थे वहाँ के लोग, और जब वो अपने प्यारे लखनऊ से विदा ले रहे थे तो बहुत सारे लोग विलाप करते हुए उनके पीछे पीछे, उनके काफिले के पीछे पीछे रोते रोते कानपुर तक उनके पीछे गए। और जो नवाब के निष्कासन से पैदा हुए दुख और अपमान के इस व्यापक एहसास को उस समय बहुत सारे जो प्रेक्षक जो देख रहे थे कि क्या हो रहा है, उन्होंने उसका पूरा रिकॉर्ड रखा है, दर्ज किया है। तो एक प्रेक्षक की टिप्पणी है, देह से जान जा चुकी थी, शहर की काया बेजान थी। यानी वाजिद अली शाह उस अवध की जान थे और जब उनको यहाँ से निकाल दिया गया तो इसका मतलब देह से जान जा चुकी थी। इंग्लिश में इसको ऐसे ही कहा गया है, द लाइफ वॉज गॉन आउट ऑफ द बॉडी एंड द बॉडी ऑफ दिस टाउन हैड बीन लेफ्ट लाइफलेस। इसी बात को और बताने के लिए जो प्रेक्षक की टिप्पणी है हम उसे और पढ़ते हैं। तो वो प्रेक्षक कहते हैं कि कोई सड़क, कोई बाजार और घर ऐसा ना था जहां से जाने आलम से बिछड़ने पर विलाप का शोर ना गूंज रहा हो। जाने आलम यानी जो नवाब वाजिद अली शाह, जो बहुत प्रिय थे लोगों के। एक लोकगीत में इस बात पर शोक व्यक्त किया गया, और वो लोकगीत क्या था कि अंग्रेज बहादुर आइन मुल्क लई लीनो। अंग्रेज बहादुर आए और उन्होंने हमारा राज्य हड़प लिया। इस तरह से लोकगीत जो हैं वो जनता की भावनाओं को व्यक्त करते हैं। तो यानी अवध के अधिग्रहण से अवध की जनता दुखी थी और इसीलिए उसकी ये भावनाएं वहाँ के लोकगीतों से भी प्रदर्शित हो रही थी। तो अवध की जनता एक तरह तो भावनात्मक रूप से बहुत पीड़ित थी वाजिद अली शाह के निष्कासन से और अवध के अधिग्रहण से, और दूसरा कारण जो था अवध की जनता के परेशान होने का इस अवध के अधिग्रहण से, वो ये था कि नवाब के दरबार के हटने से बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए। ये उनकी भौतिक क्षति थी। जब नवाब वाजिद अली शाह का दरबार था, जो उसका पूरा राजकाज था, तो उसमें बहुत सारे लोगों को नौकरी मिली हुई थी। उसके हटने से, नवाब के हटने से कितने ही लोग, उनमें संगीतकार थे, नर्तक थे, कवि थे, कारीगर थे, बावर्ची थे, नौकर थे, सरकारी कर्मचारी थे, सारे के सारे लोग बेरोजगार हो गए और सभी लोग बहुत दुखी हो गए, रोने लगे। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये बात बिल्कुल सही है कि जब अवध के नवाब को, वाजिद अली शाह को अंग्रेज़ों ने निष्कासित किया
तो ये टिप्पणी बिल्कुल सही है कि द लाइफ वॉज गॉन आउट ऑफ द बॉडी एंड द बॉडी ऑफ दिस टाउन हैड बीन लेफ्ट लाइफलेस। बिल्कुल सही बात है। तो इस तरह से आपने इसकी दूसरे उपखंड को भी देख लिया। अब हम आते हैं इसके तीसरे उपखंड पर, और वो ये कि जब वाजिद अली शाह को निष्कासित कर दिया गया और अंग्रेजों का शासन हो गया अवध पर, तो इससे एक पुरानी दुनिया बिल्कुल ख़त्म हो गई और एक नए प्रकार की दुनिया सामने हमें दिखाई देती है। और इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए अवध के ताल्लुकदार, जो एक तरह के ज़मींदार होते थे, और वहाँ के किसान, और अवध क्षेत्र से ही भर्ती किए गए कंपनी के यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाही। तो सबसे एक एक करके हम देखते हैं कि इन तीनों की क्या समस्याएं थीं अंग्रेजी राज में, और इन तीनों की समस्याओं का कारण एक ही था और वो था अंग्रेजी राज। तो तीनों का गुस्सा एक साथ ही अंग्रेजी राज पर फूटा और तीनों में एकता हो गई और तीनों ने मिलकर विद्रोह कर दिया। तो पहले हम जरा बात करते हैं कि भाई ये जो हमारे वहाँ के अवध के जो लोग थे, उनको ऐसा लग रहा था कि वे चीज़ें बिखर रही थी जो लोगों के लिए बहुमूल्य थीं, जिसको वे प्यार करते थे। 1857 के विद्रोह में तमाम भावनाएं और मुद्दे, परंपराएं और निष्ठाएं अभिव्यक्त हो रही थीं, और बाकी जगहों के मुकाबले अवध में यह विद्रोह एक विदेशी शासन के खिलाफ लोक प्रतिरोध यानी कि पॉपुलर रेजिस्टेंस की अभिव्यक्ति बन गया था। तो इसीलिए हम विशेष रूप से अवध के विद्रोह के बारे में पढ़ रहे हैं, क्योंकि बाकी जगह पर केवल राजाओं ने, जो नेता थे, उन्होंने, सैनिकों ने विद्रोह किया अंग्रेजों के खिलाफ, लेकिन अवध में आम जनता भी इस विद्रोह में शामिल हो गई और इसीलिए ये एक पॉपुलर रेजिस्टेंस बन के उभरा। तो जब अवध के नवाब की गद्दी छिनी, तो इससे ना केवल अवध का नवाब बेरोजगार हुए, बल्कि बहुत सारे लोगों, खासकर ताल्लुकदारों पर भी बहुत बुरा असर पड़ा। ताल्लुकदार हम कह सकते हैं कि वो जमींदार थे। तो ताल्लुकदार जो थे, उनके पूरे अवध के सारे देहातों में, गांवों में जागीरें और किले बिखरे हुए थे। वे लोग पीढ़ियों से अपने इलाके में जमीन और सत्ता पर नियंत्रण रखते आए थे, यानी वो प्रभावशाली लोग थे, रौबदाब वाले लोग थे। अंग्रेजों के आने से पहले ताल्लुकदारों के पास हथियारबंद सिपाही भी होते थे और उनके अपने किले भी होते थे, यानी वो काफ़ी ऐशो आराम से, शाही शान शौकत से शक्ति का प्रदर्शन करते हुए रहते थे अंग्रेजों के आने से पहले। अगर वो नवाब की संप्रभुता को मानते रहते थे और अपने ताल्लुकदार को सही समय पे राजस्व चुकाते रहते थे, तो फिर ना तो नवाब उन्हें कुछ कहता था, ना ताल्लुकदार कुछ, उनसे बड़ा ताल्लुकदार उन्हें कुछ कहता था, और इसलिए वो अपने क्षेत्र में काफ़ी स्वायत्तता उन्हें हासिल थी और वो अपने एक तरह से राजा, छोटे मोटे राजा के तौर पर ही वो रहा करते थे। कुछ बड़े ताल्लुकदारों के पास तो 12,000 तक से पैदल सेना होती थी, और जो छोटा मोटा ताल्लुकदार भी होता था तो उस पर भी कम से कम 200-300 सिपाही तो हुआ ही करते थे। लेकिन अंग्रेजों के आने पर सारी चीज़ बदल गई। अंग्रेज इन ताल्लुकदारों की सत्ता को बर्दाश्त करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे, और अधिग्रहण के फौरन बाद ताल्लुकदारों की सेनाएं भंग कर दी गईं और उनके दुर्ग यानी उनके किले ध्वस्त कर दिए गए। इसके अलावा अंग्रेजों ने एक जो भू राजस्व की प्रणाली थी, यानी टैक्स कलेक्ट करने का जो सिस्टम था, वो भी बिल्कुल बदल दिया, और उन्होंने 1856 में वहाँ पर टैक्स कलेक्ट करने का जो सिस्टम बनाया, उसे कहते थे एक मुश्त बंदोबस्त, यानी समरी सेटलमेंट। इसमें क्या होता था, इस सिस्टम में क्या माना गया,
इस सिस्टम में ये माना गया कि जो ताल्लुकदार हैं वो जमीन के मालिक नहीं है बल्कि केवल बिचौली हैं और उनके पास जमीन का कोई मालिकाना हक नहीं है। और ये भी कहा गया कि जो ताल्लुकदार हैं उन्होंने ताकत और धोखाधड़ी के जरिए अपना प्रभुत्व स्थापित किया है। और इसी वजह से जब ये समरी सेटलमेंट एक मुश्त बंदोबस्त लागू हुआ तो ताल्लुकदारों को उनकी ज़मीनों से बेदखल किया जाने लगा। हमारे पास कुछ आंकड़े हैं जो बताते हैं कि कितनी बड़े पैमाने पे ताल्लुकदारों को नुकसान हुआ, उनकी ज़मीनें चली गई। ताल्लुकदारों के पास पहले अवध के 67% गांव थे, लेकिन जब से समरी सेटलमेंट सिस्टम लागू हुआ, जब से एक मुश्त बंदोबस्त लागू हुआ, तो उनके पास केवल 38% ही गांव रह गए। तो इतने उनके हाथ से निकल गए। ये उनके बहुत बड़ी परेशानी का कारण था। इसी वजह से वो अंग्रेजों से बहुत ज़्यादा नाराज थे। जो दक्षिण अवध के ताल्लुकदार थे उनको सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। उनके तो लगभग आधे से ज़्यादा गांव ही उनके हाथों से निकल गए। अब अंग्रेज जो कहते थे वो ये कहते थे कि ताल्लुकदारों को हटाकर हम ये ज़मीन सीधे ज़मीन के जो असली मालिक हैं यानी किसान हैं उनको दे देंगे। तो इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि किसानों के शोषण में कमी आएगी और हमें राजस्व यानी रेवेन्यू भी ज़्यादा मिलेगा। लेकिन ये दोनों लेकिन ये बात गलत साबित हुई। हालांकि राजस्व में तो वृद्धि हो गई, अंग्रेजों को तो फ़ायदा हो गया, उन्हें पहले से ज़्यादा रेवेन्यू मिलने लगा। लेकिन जो वो ये कह रहे थे कि इससे किसानों के शोषण में कमी आएगी, ये बात नहीं हुई। किसान तो और बुरी तरह से पिस गए। किसानों को पहले से ज़्यादा टैक्स देना पड़ रहा था, क्योंकि जो राजस्व की मांग थी वो हर गांव में 30 से 70% तक बढ़ाकर रखी गई। यानी जितना पहले के ताल्लुकदार किसानों से टैक्स लेते थे, अब अंग्रेज उनसे पहले के मुकाबले में 30% से 70% ज़्यादा टैक्स लेने लगे। तो इससे किसानों पर तो और ज़्यादा बोझ पड़ गया, उन पर तो और ज़्यादा मार पड़ी। ताल्लुकदारों तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इस समरी सेटलमेंट से ना तो ताल्लुकदार खुश थे और ना किसान खुश थे, और इसी वजह से दोनों आपस में मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने के लिए तैयार हो गए। ताल्लुकदारों की सत्ता छीनने का नतीजा यह हुआ कि एक पूरी की पूरी सामाजिक व्यवस्था ही भंग हो गई। वास्तव में जो ताल्लुकदार थे वो किसानों का पहले शोषण तो करते थे, लेकिन वो उनके पिता तुल्य अभिभावक भी होते थे, दयालु अभिभावक भी होते थे। वक्त ज़रूरत पे वो उनको उधार दे देते थे, उनको पैसे दे देते थे, उनकी सहायता करते थे। जब कभी मान लीजिए किसी साल फसल अच्छी नहीं हुई या फसल नष्ट हो गई, सूखे बाढ़ किसी वजह से, तो वो उनका लगान भी माफ़ कर देते थे और या कहते थे चलो बाद में दे देना। लेकिन अब जो समरी सेटलमेंट अंग्रेज़ों के द्वारा लागू किया गया, तो ऐसी उसमें तो किसानों के साथ कोई दया, कोई नरमी नहीं बरती गई। चाहे तुम्हारी फसल नष्ट हो, चाहे कुछ हो, हमें तो टैक्स चाहिए ही चाहिए। तो इस वजह से किसान बहुत पीड़ित थे। इसके अलावा जो हमारे ताल्लुकदार थे वो किसानों को वक्त ज़रूरत पे, जैसे उनके 30 त्यौहार मनाने के लिए, बेटी की शादी करने के लिए, पिता का श्राद्ध करने के लिए भी उधार दे दिया करते थे, समय पे उनकी मदद कर दिया करते थे। लेकिन अब अंग्रेज़ों के ज़माने में तो ऐसी कोई मदद नहीं मिल रही थी। तो इसी वजह से हम देख सकते हैं कि ताल्लुकदार और किसान इकट्ठा हो गए अंग्रेज़ों के खिलाफ। बहुत सारे जो ताल्लुकदार थे वो अवध के नवाब के प्रति निष्ठा रखते थे, इसलिए वे अंग्रेज़ों से लोहा लेने के लिए लखनऊ जाकर बेगम हजरत महल, जो कि नवाब की पत्नी थी, के खेमे में शामिल हो गए। उनमें से कुछ तो बेगम की पराजय के बाद भी उसके साथ डटे रहे। तो यहाँ तक हमने ताल्लुकदारों और किसानों की नाराज़गी और उनकी परेशानी की बात देखी। अब हम बात करते हैं सिपाहियों की। वास्तव में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की जो बंगाल रेजिमेंट थी उसमें से ज़्यादातर जो सिपाही थे वो तो अवध के क्षेत्र से ही भर्ती किए गए थे, वो अवध के किसान ही थे। तो इसलिए जब अवध के किसानों को परेशानी हो रही थी तो इसका असर बंगाल रेजिमेंट के अंग्रेज़ों के सिपाहियों पर पड़ना बिल्कुल स्वाभाविक ही था।
सिपाहियों की अपनी समस्याएं थी। कम वेतन दिया जाता था उन्हें, समय पे छुट्टी नहीं मिलती थी जब भी उन्हें ज़रूरत होती थी। तो इस वजह से वो पहले से ही असंतुष्ट थे, परेशान थे। लेकिन 1850 के दशक तक आते आते उनकी परेशानी और नाराजगी के नए कारण पैदा हो गए। 1857 के विद्रोह में सिपाहियों ने अपना जो गुस्सा दिखाया, उसके कई कारण नए पैदा हो गए थे। 1820 के दशक में अंग्रेज अफसर सिपाहियों के साथ दोस्ताना ताल्लुकात रखने पर जोर देते थे। वो सिपाहियों के साथ मौज मस्ती भी करते थे, उनके साथ कुश्ती भी करते थे यानी खेल कूद करते थे, उनके साथ तलवारबाजी भी करते थे और उनके साथ शिकार पर भी जाते थे। अंग्रेज अफसर में से बहुत सारे तो बखूबी हिंदुस्तानी यानी भारत की भाषा भी बोलना जानते थे और भारत के रीति रिवाजों व संस्कृति से भी वाकिफ थे। यानी वो सिपाहियों के साथ दोस्ताना संबंध रखते थे और वो उनमें अफसर की कड़क भी थी और लेकिन साथ ही साथ वो पिता तुल्य व्यवहार भी करते थे। तो इसलिए भारतीय सिपाही उनसे हिले मिले रहते थे अंग्रेजों से। लेकिन 1840 के दशक में भारतीय सिपाहियों और अंग्रेज अधिकारियों के जो रिश्ते थे अच्छे खासे जो पहले थे, अब वो बदलने लगे। 1840 के दशक में हुआ ये कि अफसरों में श्रेष्ठता का भाव आने लगा, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। अरे हम तो ऑफिसर हैं, हम अंग्रेज हैं, ये काले लोग हैं, अब उनमें ये भाव आने लगा। पहले तो वो सिपाहियों के साथ हंस खेलते थे, उनके साथ घुल मिल के रहते थे, लेकिन अब वो अपने आप को अलग दिखाने लगे कि हम बड़े हैं, हम ऊंचे हैं तुमसे, हम श्रेष्ठ हैं। और वे सिपाहियों को कमतर नस्ल का मानने लगे थे। वे उनकी भावनाओं की जरा भी फिक्र नहीं करते थे। गाली गलौज और शारीरिक हिंसा सामान्य बात बन गई। सिपाहियों व अफसरों के बीच फासला बढ़ता गया। भरोसे की जगह संदेह ने ले ली और इसीलिए जब चर्बी लगे कारतूसों की अफवाह फैली तो सिपाहियों ने तुरंत उस बात पर विश्वास कर लिया, क्योंकि अब उन्हें अपने अफसरों पर विश्वास नहीं रहा था। अब जरा हम एक खास बात पर ध्यान देना चाहते हैं कि उत्तर भारत में जो सिपाही थे उनका ग्रामीण जगत से गहरा संबंध था, क्योंकि ये जो सिपाही थे वो सारे कहाँ से आए थे? वो गांव के रहने वाले किसान ही तो थे जो नौकरी के लिए कंपनी की सेना में भर्ती हो गए थे। इसलिए अवध को तो बंगाल आर्मी की पौधशाला यानी नर्सरी भी कहा जाता था। ज़्यादातर सिपाही अवध क्षेत्र से ही मिलते थे बंगाल की सेना को, ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को। तो इसका मतलब जो अंग्रेजों की छावनी में भारतीय सिपाही थे और जो अवध के किसान थे उनके बीच एक गहरा संबंध था। तो जब अवध के किसानों को परेशानी हुई अंग्रेजों की नई राजस्व नीतियों की वजह से, तो उस परेशानी का असर अंग्रेजों के भारतीय सिपाहियों पर भी पड़ा, क्योंकि वो उनके ही तो रिश्तेदार गांव में रहते थे। उन्हीं के पिता, चाचा, ताऊ, भाई गांव में रहते थे जो किसान थे। तो जब उनके साथ अंग्रेज अत्याचार कर रहे थे तो उसका असंतोष निश्चित रूप से सिपाहियों के ऊपर पड़ना स्वाभाविक ही था, क्योंकि उन्हीं के रिश्तेदार हैं। अगर उनके रिश्तेदार को परेशानी होगी तो सिपाही तो दुखी होंगे। और इसी प्रकार सिपाहियों के साथ जो गलत व्यवहार हो रहा था, उनके साथ जो बुरा व्यवहार हो रहा था, उसका असर गांव में पड़ा कि भाई हमारा ही बेटा वहां पर काम करने गया है अंग्रेजों के यहाँ और उसके साथ ऐसा बुरा व्यवहार हो रहा है। तो इससे गांव वाले चिंतित हो गए। तो इसीलिए हम देखते हैं कि सिपाहियों और ग्रामीण जगत के बीच जो ये संबंध थे, उन्हीं की वजह से अवध में जो विद्रोह हुआ वो केवल सैनिक विद्रोह ना रहकर एक जन विद्रोह यानी पब्लिक रेजिस्टेंस, पॉपुलर रेजिस्टेंस बन गया। जब सिपाही अपने अफसरों की अवज्ञा करते थे और हथियार उठाते थे तो फौरन ही गांव में उनके भाई ब्रादर भी उनके साथ आ जुटते थे, क्योंकि वो सब एक ही तो थे। और इसी तरह से हर कहीं किसान शहरों में पहुंचकर सिपाहियों और शहर के आम लोगों के साथ जुड़कर विद्रोह के सामूहिक कृत्य में शामिल हो रहे थे। तो इस तरह से आज आपने देख लिया
कि अवध में जो विद्रोह हुआ वो अन्य क्षेत्रों के विद्रोह से कुछ भिन्न था, क्योंकि अन्य क्षेत्रों में केवल राजा महाराजा और सिपाहियों ने मुख्य रूप से विद्रोह किया था, लेकिन अवध में आम जनता, किसान, मजदूर, ताल्लुकदार, सिपाही सब मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर रहे थे। इसीलिए अवध में विद्रोह सबसे ज्यादा लंबे समय तक चला, सबसे ज्यादा भीषण तरीके से हुआ। तो आज हम यहीं तक इस पर चर्चा करेंगे। इसके प्रश्न मैं व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दूंगा, सब उसको अपने हमारे इस वीडियो को सुनकर फिर अपनी एनसीईआरटी किताब पढ़कर उन प्रश्नों के उत्तर आपको करने हैं। अब हम अगले खंड पर अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।